दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बैजल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का उल्लेख किया है। हालांकि वजह निजी है या कोई और कारण है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बैजल के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनातनी बनी रहती थी। खासतौर पर प्रशासनिक कामों में अधिकारों को लेकर कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई चल रही है। कोरोना काल में भी दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए थे। वीकेंड कर्फ्यू और सभी दुकानों के लिए ऑड इवन के नियम को लेकर बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में बैजल पर आरोप लगाए थे कि वो दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा डालते हैं। बता दें कि नजीब जंग के बाद अनिल बैजल दिल्ली के एलजी बने थे। 2015 से दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के साथ ही सबसे पहले नजीब जंग के साथ दिल्ली सरकार का टकराव हुआ। जब 2016 में अनिल बैजल दिल्ली के एलजी बने तो राजभवन और दिल्ली सरकार के बीच टकराव और तेज हो गया। अनिल बैजल को दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। 30 दिसंबर 2021 को बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें सेवा में विस्तार दिया गया था। वो 5 साल तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। वो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बनाए गए थे। अनिल बैजल ने कई मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय गृह सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। गृह सचिव रहने के दौरान ही उन्होंने किरण बेदी पर कार्रवाई की थी और उन्हें हेड ऑफ जेल्स पद से हटा दिया गया था। उन पर जेल के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप। मोदी सरकार के मंत्री अक्सर ये कहते हुए नजर आ जाते हैं कि भारत की सड़कों को वो अमेरिका जैसी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो अमेरिका में ही सड़कों पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि वहां तो हालात भारत से भी ज्यादा खराब है। ड्राइवर एजुकेशन पोर्टल जुतोबी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की महाशक्ति कहलाने वाले देश अमेरिका में लोग सड़क हादसों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। जिंदगी अनमोल है, लेकिन एक लापरवाही की वजह से उसे खोना पड़ जाता है। एक गलती की वजह से सांसों की डोर को छोड़ना पड़ जाता है। एक हादसा हंसते खेलते परिवार की खुशियों को मातम में तब्दील कर जाता है। और अमेरिका में फिलहाल सड़क हादसे लोगों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन रहे हैं। जी हाँ, सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका की सड़कें भारत से ज्यादा खराब हैं। ये हम नहीं बल्कि ड्राइवर्स एजुकेशन पोर्टल जुतोबी की रिपोर्ट बताती है। दरअसल जुतोबी ने दुनिया के शीर्ष उन 10 देशों की सूची प्रकाशित की है जहां सड़कों का हाल बेहाल है। इन सड़कों पर गाड़ी चलाना हादसे को दावत देने जैसा है। सूची में तीसरे स्थान पर अमेरिका और 5वें स्थान पर भारत है। अमेरिका को 5.03 स्कोर दिया गया है, तो वहीं भारत को 5.48 का स्कोर दिया है। वहीं दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों की सूची में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर है। दक्षिण अफ्रीका को 3.41 का स्कोर दिया गया है। इसी के साथ ही थाईलैंड को 4.35 का स्कोर दिया गया। थाईलैंड में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। यहाँ प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर करीब 32.2 की जान सड़क हादसे में जाती है। सड़क हादसों में जान जाने के बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में केवल 7% लोग ही सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यानी अमेरिका में 29% लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं। ये वजह है कि वहाँ दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। वहीं नॉर्वे, आइसलैंड, एस्टोनिया, जापान, मोल्दोवा, हंगरी, इजराइल, स्वीडन, चेकिया और स्विट्जरलैंड की सड़कें काफी बेहतर हैं। यहाँ सड़क हादसे लोगों की जान लेने की वजह नहीं बनते। अब भले ही ये 10 देश काफी सुरक्षित हों, लेकिन अमेरिका और भारत की स्थिति खराब है। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है। 2017 में भी कांग्रेस गुजरात की सत्ता पर काबिज होते होते रह गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को गुजरात में मजबूत दावेदार माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हार्दिक कांग्रेस में रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे थे, या फिर वो अपने फायदे के लिए कांग्रेस से किनारा कर गए, या फिर नरेश पटेल की एंट्री से वो एग्जिट कर गए? देखते हैं ये रिपोर्ट। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक में इस खबर को अलग अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है। लेकिन हार्दिक पटेल के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर हार्दिक लंबे वक्त से राज्य पार्टी इकाई और कांग्रेस नेतृत्व से नाराज थे, तो दाहोद में राहुल गांधी के साथ मंच क्यों शेयर किया? अगर उन्हें शिकायत थी तो राहुल गांधी से आसानी से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते थे। लेकिन हार्दिक ने कांग्रेस से इस्तीफा देना ज्यादा आसान समझा। हालांकि हार्दिक पटेल कांग्रेस से क्यों नाराज थे, इस बात के काम करने के तरीके समेत कई कारण गिनाए जा चुके हैं।
खुद पाटीदार नेता भी ये कह रहे हैं कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान पाटीदार नेता नरेश पटेल का नाम भी सामने आता रहा है, जिसके तार हार्दिक पटेल की नाराजगी से जोड़कर देखे जा रहे हैं। तो क्या नरेश पटेल की कांग्रेस में एंट्री ही हार्दिक की एग्जिट का कारण बनी है? कांग्रेस कोडलधाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और लोकप्रिय पाटीदार नेता नरेश पटेल को पार्टी में शामिल करने पर विचार कर रही है। इस बात ने हार्दिक को खासा नाराज किया। हार्दिक का मानना है कि नरेश के कांग्रेस में आने पर पाटीदार नेता के रूप में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। हार्दिक पटेल अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। हार्दिक के इस्तीफे पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब तक खामोश है। इससे साफ है कि हार्दिक के जाने से गुजरात कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आजम खान के लिए आज का दिन बड़ी खुशी लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही 2 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आजम खान पर दर्ज मामलों में से 88 मामले उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। तो अब किस मामले में मिली है उन्हें जमानत और कब आएंगे आजम जेल से बाहर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सपा विधायक आजम खान को जेल से बाहर आने के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद आजम को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 89वें मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 89 में से 88 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। खबरों की माने तो अगर अब उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं होता है तो 89वें मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। अंतरिम जमानत देने के साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने छूट दी है कि सपा नेता निचली अदालत में 2 हफ्तों में नियमित जमानत के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेशन कोर्ट की तरफ से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। अंतरिम जमानत कोर्ट से सामान्य जमानत पर फैसला आने तक जारी रहेगी। अगर कोर्ट आजम को सामान्य जमानत नहीं देती है तो अंतरिम जमानत अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आजम की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा। सामान्य जमानत के लिए आजम खान को 2 हफ्तों के अंदर अर्जी लगानी होगी। पिछली बार आजम की जमानत पर सुनवाई में योगी सरकार ने उन्हें आदतन अपराधी बताया था। योगी सरकार ने आजम को भूमाफिया कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि राज्य सरकार एक मामले में आजम को बेल और दूसरे में जेल नहीं दे सकती। यही नहीं, कोर्ट ने एक सुनवाई में आजम की बेल की मांग पर सुनवाई में देरी को न्याय का मजाक बताते हुए नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद अब आजम जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। आजम की जमानत की खबर पर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। आजम और उनके परिवार के लिए आज का दिन ईद से कम नहीं है, लेकिन आजम की जमानत से योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ना